हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट के मंच पर मैं आपकी दोस्त रोशनी आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दी हाउंड ऑफ द बास्करविल्स का आखिरी भाग, यानी कि भाग 5। अब तक हमने 12 अध्यायों का अनुवाद सुना है, हिंदी अनुवाद सुना है, और हमारी कहानी जिस मोड़ पर है वहाँ पर शेरलॉक होम्स बास्करविल्स आ चुके हैं और डॉक्टर वॉटसन ने उन्हें खोज निकाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके खोजने निकले थे और खोज निकाला है, वो कुछ और ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल गए हमारे शेरलॉक होम्स। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देर के अध्याय नंबर 13 से, जिसका कि नाम है जाल ठीक करना। सर हेनरी को शेरलॉक होम्स को देखकर आश्चर्य से ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों से उम्मीद थी कि हाल की घटनाएं उन्हें लंदन से यहाँ ले आएंगी। हालांकि जब उन्होंने पाया कि मेरे दोस्त के पास ना तो कोई सामान था और ना ही उसके ना होने का कोई स्पष्टीकरण, हम दोनों ने मिलकर जल्द ही उनकी ज़रूरतें पूरी की। और फिर देर से आए रात्रि भोज के दौरान हमने बैरोनेट को अपने अनुभव के बारे में जितना संभव था उतना बताया। लेकिन सबसे पहले मुझे बैरीमोर और उसकी पत्नी को सेल्डन की मौत की खबर बताने का अप्रिय काम करना था। उनके लिए ये बहुत राहत की बात हो सकती थी, लेकिन वह अपने एप्रन में फूट फूट कर रोने लगी। पूरी दुनिया के लिए वह एक हिंसक आदमी था, आधा जानवर और आधा शैतान, लेकिन उसके लिए वह हमेशा उसकी अपनी लड़कपन का छोटा सा स्वेच्छाचारी लड़का रहा। वह बच्चा जो उसके हाथ से चिपका रहता था। वह आदमी वाकई बुरा है जिसके पास शोक मनाने के लिए एक भी औरत नहीं है। सुबह वॉटसन के चले जाने के बाद से मैं पूरे दिन घर में उदास बैठा रहा। बैरोनेट ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया है। अगर मैंने अकेले ना जाने की कसम ना खाई होती तो शायद मेरी शाम ज़्यादा मज़ेदार होती, क्योंकि स्टेपल्टन का संदेश था कि मुझे वहाँ बुलाया गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी शाम ज़्यादा जीवंत होती, होम्स ने रूखे स्वर में कहा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इस बात की सराहना करते हैं कि हम आपकी गर्दन टूटने के कारण आपके लिए शोक मना रहे हैं। सर हेनरी ने अपनी आंखें खोली। क्या मतलब? इस बेचारे ने आपके कपड़े पहने हुए थे। मुझे डर है कि आपका नौकर जिसने इसे ये कपड़े दिए हैं पुलिस के चक्कर में पड़ सकता है। ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है उनमें से किसी पर भी कोई निशान नहीं था। ओह, फिर तो वो भाग्यशाली है। वास्तव में आप सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सभी इस मामले में कानून के गलत साइड पर हैं। मुझे यकीन नहीं कि एक ईमानदार जासूस के रूप में मेरा पहला कर्तव्य पूरे घर को गिरफ्तार करना नहीं है। वॉटसन की रिपोर्ट सबसे अधिक दोषपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन केस के बारे में क्या? बैरोनेट ने पूछा। क्या तुमने इस उलझन से कुछ निकाला है? मुझे नहीं पता कि वॉटसन और मैं नीचे आने के बाद से ज़्यादा समझदार हुए हैं या नहीं। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही आपको स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने की स्थिति में आ जाऊंगा। ये एक बहुत ही कठिन और जटिल मामला रहा है। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर हमें अभी भी प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन ये वैसे भी आ रहा है। हमारे साथ एक अनुभव हुआ है, जैसा कि वॉटसन ने आपको बताया होगा। हमने दलदली भूमि पर कुत्ते की आवाज़ सुनी है, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये सब कोरा अंधविश्वास नहीं है। जब मैं पश्चिम में था तो मेरा कुत्तों से कुछ लेना देना था, और जब मैं किसी कुत्ते को सुनता हूँ तो उसे पहचान लेता हूँ। अगर आप उस कुत्ते का मुंह बंद कर दें और उसे जंजीर से बांध दें तो मैं कसम खा सकता हूँ कि आप अब तक के सबसे महान जासूस हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा और उसे जंजीरों में बांध दूंगा। आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं करूँगा। बहुत अच्छा। और अब मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे बिना कारण पूछे, बिना सोचे समझे करें। जैसा आप कहें शेरलॉक होम्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी छोटी सी समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। वह अचानक रुक गया और मेरे सिर के ऊपर हवा में स्थिर होकर देखने लगा। दीपक उसके चेहरे पर पड़ रहा था और उसका चेहरा इतना स्थिर था कि वह किसी स्पष्ट शास्त्रीय मूर्ति का चेहरा हो सकता था। सतर्कता और उम्मीद का मूर्त रूप। हम दोनों चिल्लाए, ये क्या है? मैं देख सकता था कि जब वह नीचे देख रहा था तो वह किसी आंतरिक भावना को दबा रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी संयम था, लेकिन उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक पारखी की प्रशंसा को क्षमा करें, उसने कहा, जैसे ही उसने चित्रों की पंक्ति की ओर अपना हाथ हिलाया जो सामने की दीवार पर लगी हुई थी।
वॉटसन ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं कला के बारे में कुछ भी जानता हूँ, लेकिन ये केवल ईर्ष्या है, क्योंकि इस विषय पर हमारे विचार भिन्न हैं। अब ये चित्रों की वास्तव में बहुत बढ़िया श्रृंखला है। अच्छा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने ऐसा कहा, सर हेनरी ने मेरे दोस्त की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा। मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने का दावा नहीं करता और मैं किसी तस्वीर के बजाय घोड़े या बैल के बारे में बेहतर जज हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसी चीज़ों के लिए समय है। मैं जानता हूँ कि क्या अच्छा है जब मैं उसे देखता हूँ, और उसे मैं अभी देख रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि वह नेलर है। उस पार नीले रेशमी कपड़े वाली महिला और विग पहने हुए मोटे सज्जन रेनॉल्ड्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि वे सभी पारिवारिक चित्र हैं। जी हाँ, सब लोग। क्या आप उनके नाम जानते हैं? बैरीमोर मुझे इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें काफ़ी अच्छी तरह से कह सकता हूँ। तो बताइए, दूरबीन वाला सज्जन कौन है? वे रियर एडमिरल बैस्करविले हैं, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ में रॉडनी के अधीन काम किया था। नीले कोट और कागज़ के रोल वाला आदमी सर विलियम बैस्करविले है, जो पिट के अधीन हाउस ऑफ कॉमन्स की समितियों के अध्यक्ष थे। और मेरे सामने ये कैवेलियर, वह जो काले मखमल और फीते वाला है। ओह, तुम्हें उसके बारे में जानने का हक है। वह सारी शरारतों का कारण है, दुष्ट ह्यूगो, जिसने हाउंड ऑफ द बैस्करविल्स की शुरुआत की। हम उसे कोई नहीं भूल पाएंगे। मैंने चित्र को दिलचस्पी और कुछ आश्चर्य से देखा। ओ गॉड, होम्स ने कहा, वह एक शांत विनम्र व्यक्ति लगता है, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि उसकी आंखों में एक शैतान छिपा हुआ है। मैंने उसे एक अधिक मजबूत और गुंडे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नाम और तारीख 1647 कैनवस के पीछे लिखा हुआ है। मुर्गे की तस्वीर उसे आकर्षित करती हुई प्रतीत हुई, और रात के खाने के दौरान उसकी आंखें लगातार उस पर टिकी रहीं। बाद में सर हेनरी अपने कमरे में चले गए, तब जाकर मैं उनके विचारों की प्रवृत्ति का अनुसरण करने में सक्षम हुआ। मैं मुझे भोज कक्ष में वापस ले गया। उसके हाथ में उसके बेडरूम की मोमबत्ती थी, और उसने उसे दीवार पर समय के साथ दागे गए चित्र के सामने रखा। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? मैंने चौड़ी पंखदार टोपी, घुंघराले बाल, सफ़ेद लेस वाले कॉलर और उनके बीच फंसा सीधा गंभीर चेहरा देखा। ये कोई क्रूर चेहरा नहीं था, लेकिन ये सख्त कठोर था, जिसमें एक दृढ़ पतले होंठ और ठंडी असहिष्णु आंखें थी। क्या यह आपको किसी परिचित जैसा लगता है? जबड़े में कुछ कुछ सन हेनरी की झलक है। लेकिन ये सिर्फ एक सुझाव है। एक पल के लिए रुकिए। वह एक कुर्सी पर खड़ा था और अपने बाएं हाथ में प्रकाश को पकड़े हुए उसने अपने दाहिने हाथ को चौड़ी टोपी के ऊपर और लंबी लटों को चारों ओर घुमाया। हे भगवान, मैं आश्चर्य से चिल्लाया। स्टेपल्टन का चेहरा कैनवस से बाहर निकल आया था। हाँ, अब आप समझ गए होंगे। मेरी आंखों को चेहरों को परखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ना कि उनके रूप रंग को। एक आपराधिक जांचकर्ता का यह पहला गुण है कि वह छद्मवेश को देख सके। लेकिन ये तो अद्भुत है, ये शायद उसका ही चित्र है। हाँ, ये एक दिलचस्प उदाहरण है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में है। पारिवारिक चित्रों का अध्ययन किसी व्यक्ति को पूर्ण जन्म के सिद्धांत में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। वह व्यक्ति बैस्करविले है, ये स्पष्ट है। उत्तराधिकार पर डिजाइन के साथ? बिल्कुल। तस्वीर के इस मौके ने हमें हमारी सबसे स्पष्ट खोई हुई कड़ी में से एक प्रदान की है। वह हमारे पास है वॉटसन, वह हमारे पास है, और मैं कसम खाता हूँ कि कल रात से पहले वह हमारे जाल में अपनी ही तितली की तरह असहाय होकर फड़फड़ाएगा। एक पिन, एक कॉर्क और एक कार्ड, और हम उसे बेकर स्ट्रीट संग्रह में जोड़ देंगे। मैं तस्वीर से दूर होते ही अपनी दुर्लभ हंसी में से एक में फूट पड़ा। मैंने उसे अक्सर हंसते हुए नहीं सुना है, और ये हमेशा के लिए एक बुरा संकेत ही होता है। मैं सुबह जल्दी उठ गया था, लेकिन होम्स उससे भी पहले आ गया था, क्योंकि जब मैं कपड़े पहनकर ड्राइव पर आ रहा था तो मैंने उसे देखा था। हाँ, आज हमें पूरा दिन एक साथ बिताना चाहिए, उसने टिप्पणी की, और उसने कार्यवाही की खुशी से अपने हाथ रगड़े। जाल सभी जगह पर है और खींचने का काम शुरू होने वाला है। दिन खत्म होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि हमने अपना बड़ा दुबला पतला जबड़े वाला पाइक पकड़ा है या नहीं, या वह जाल से बाहर निकल गया है। क्या आप पहले भी दलदली भूमि पर गए हैं? ग्रिम्पिन से प्रिंसटन को सेल्डन की मौत के बारे में रिपोर्ट भेजी है। मुझे लगता है
कि मैं वादा कर सकता हूँ कि आप में से कोई भी इस मामले में परेशान नहीं होगा। और मैंने अपने वफादार कॉर्टराइट से भी बात की है, जो निश्चित रूप से मेरी झोंपड़ी के दरवाजे पर वैसे ही तड़पता रहता है जैसे एक कुत्ता अपने मालिक की कब्र पर तड़पता है, अगर मैंने उसे अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त नहीं किया होता। अगला कदम क्या होगा? सर हेनरी से मिलने? ओ, वे यहाँ ही तो हैं। सुप्रभात होम्स, बैरोनेट ने कहा। आप एक ऐसे जनरल की तरह दिखते हैं जो अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ युद्ध की योजना बना रहा है। यही स्थिति है। वॉटसन आदेश मांग रहा था, और इसलिए मैं भी। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं समझता हूँ, आज रात आप हमारे मित्रों स्टेपल्टन के साथ भोजन करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी आएंगे। वे बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं और मुझे यकीन है कि वे आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे डर है कि वॉटसन और मुझे लंदन जाना पड़ेगा। लंदन? हाँ, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में हम वहाँ अधिक उपयोगी होने चाहिए। बैरनेट का चेहरा स्पष्ट रूप से दुखी और चिंतित हो गया। मुझे उम्मीद थी कि आप इस व्यवसाय में मेरा साथ देंगे। अकेले होने पर हॉल और दलदली भूमि बहुत सुखद स्थान नहीं है। मेरे प्यारे साथी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए और वही करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊं। तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो कि हमें तुम्हारे साथ आकर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उस ज़रूरी काम के लिए हमें शहर में रहना आवश्यक था। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही डेवनशायर लौट आएंगे। क्या तुम इन्हें ये संदेश देना याद रखोगे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। कोई विकल्प नहीं है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मैंने बैरोनेट के उदास माथे से देखा कि वह हमारे द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी था। तुम कब जाना चाहते हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। नाश्ते के तुरंत बाद। हम कुंबे ट्रेसी में गाड़ी चलाकर जाएंगे, लेकिन वॉटसन अपनी चीज़ें गिरवी रखकर ये वादा करेगा कि हम तुम्हारे पास वापस आएंगे। वॉटसन, तुम स्टेपल्टन को एक नोट भेजकर बताना कि तुम्हें खेद है कि तुम नहीं आ पाओगे। मैं आपके साथ लंदन जाने का मन बना रहा हूँ, बैरोनेट ने कहा। मैं यहाँ अकेला क्यों न हूँ? क्योंकि यही आपको करना चाहिए। क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि आप वही करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको रुकने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रुकूंगा। एक और बात, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरेपिट हाउस तक कार से जाओ, लेकिन फिर उसे वापस भेज दो और उन्हें बता दो कि तुम पैदल ही घर जाना चाहते हो। दलदली भूमि घूमने के लिए? हाँ, लेकिन ये वही बात है जिसके बारे में आपने मुझे बार बार चेतावनी दी है कि मैं ऐसा ना करूं। इस बार आप ये काम सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी हिम्मत और साहस पर पूरा भरोसा ना होता तो मैं आपको सलाह कभी नहीं देता, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसे इस तरह ही करें। ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं वही करूँगा। और चूंकि आप अपने जीवन को मूल्यवान समझते हैं, इसलिए सीधे रास्ते के अलावा किसी भी दिशा में दलदली भूमि को पार ना करें जो मेरेपिट हाउस से ग्रिम्पन रोड तक जाता है और आपके घर जाने का स्वाभाविक रास्ता है। मैं वही करूँगा जो आप कह रहे हैं। बहुत अच्छा। मुझे नाश्ते के बाद जितनी जल्दी हो सके निकल जाने में खुशी होगी, ताकि दोपहर तक मैं लंदन पहुंच सकूं। मैं इस कार्यक्रम से बहुत आश्चर्यचकित था। हालांकि मुझे याद आया कि होम्स ने पिछली रात स्टेपल्टन से कहा था कि उनका दौरा अगले दिन समाप्त हो जाएगा। हालांकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। ना ही मैं ये समझ पाया कि हम दोनों उस समय अनुपस्थित कैसे हो सकते हैं जिसे उन्होंने खुद महत्वपूर्ण बताया था। हालांकि इसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन निहित आज्ञाकारिता के अलावा हमने अपने दुखी दोस्त को अलविदा कहा। कुछ घंटों बाद हम कुंबे ट्रेसी के स्टेशन पर थे और वापसी की यात्रा के लिए गाड़ी को वापस भेज दिया था। एक छोटा लड़का प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहा था। कोई आदेश है सर? कॉर्टराइट, तुम इसी ट्रेन से शहर जाओगे। पहुंचते ही तुम मेरे नाम से सर हेनरी बैस्केविले को तार भेजोगे कि अगर उन्हें वह पॉकेट बुक मिल जाए जो मैंने गिराई है, तो वह उसे रजिस्टर्ड डाक से बेकर स्ट्रीट भेज दें। जी श्रीमान। और स्टेशन कार्यालय में पूछो कि क्या मेरे लिए कोई संदेश है। लड़का एक टेलीग्राम लेकर लौटा जिसे होम्स ने मुझे दिया। इसमें लिखा था, तार मिला, हस्ताक्षर रहित वारंट के साथ नीचे आ रहा हूँ, 5:40 पर पहुंचे, लेस्ट्रेड। ये आज सुबह की मेरी बात का जवाब है। मुझे लगता है कि वह पेशेवरों में सबसे अच्छे हैं और हमें उनकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अब वॉटसन, मुझे लगता है कि हम आपके परिचित श्रीमती लॉरा लियोन से मिलने से बेहतर समय का उपयोग नहीं कर सकते। स्टेपल्टन को यह विश्वास दिलाने के लिए बैरोनेट का उपयोग करेंगे कि हम वास्तव में चले गए हैं, जबकि हम
उसी समय वापस आएंगे जब हमारी आवश्यकता पड़ने की संभावना है। लंदन से आए उस टेलीग्राम का उल्लेख अगर सर हेनरी ने स्टेपल्टन को किया तो उनके मन से आखिरी संदेश अवश्य दूर हो जाएगा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि हमारा जाल उस दुबले जबड़े वाले पाइप के चारों ओर खींच रहा है। श्रीमती लॉरा लियोन्स अपने कार्यालय में थी और शर्लक होम्स ने अपनी साक्षात्कार इतनी स्पष्टता के साथ शुरू की कि वह काफी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, मैं स्वर्गीय सर चार्ल्स बेस्किविली की मृत्यु के कारणों की जांच कर रहा हूँ। मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन ने मुझे बताया है जो आपने उन्हें बताया, और इस मामले में आपने क्या छिपाया है। मैंने क्या छिपाया है? उसने चुनौती पूर्वक पूछा। आपने कबूल किया कि आपने सर चार्ल्स को 10 बजे गेट पर आने के लिए कहा था। हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु का स्थान और समय वही था। आपने ये नहीं बताया कि इन घटनाओं के बीच क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में संयोग निश्चित रूप से असाधारण होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम आखिरकार संबंध स्थापित करने में सफल होंगे। मैं आपसे पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहता हूँ श्रीमती लियोन्स, हम इस मामले को हत्या के मामला मानते हैं और सबूत न केवल आपके मित्र श्री स्टेपल्टन बल्कि उनकी पत्नी को भी दोषी ठहरा सकते हैं। महिला अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और चिल्लाई, उसकी पत्नी? ये तथ्य अब कोई रहस्य नहीं है। जिस महिला को उसकी बहन बताया गया है वह वास्तव में उसकी पत्नी है। श्रीमती लियोन्स अपनी सीट पर वापस बैठ गईं। उनकी हाथ कुर्सी की भुजाओं को पकड़ रहे थे और मैंने देखा कि उनकी पकड़ के दबाव से गुलाबी नाखून सफ़ेद हो गए थे। उसकी पत्नी? उसने फिर से कहा, उसकी पत्नी? वह शादीशुदा आदमी नहीं है। शर्लक होम्स ने अपने कंधे उचकाए। मुझे ये साबित करो और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे ये बताओ। उसकी आंखों की चमक किसी भी शब्द से अधिक कह रही थी। होम्स ने अपनी जेब से कई कागज निकालते हुए कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार होकर आया हूँ। यहाँ 4 साल पहले यॉर्क में ली गई इस जोड़े की तस्वीर है। इस पर मिस्टर और मिसेस वेंडेलियर लिखा है, लेकिन अगर आप इसे देखकर पहचान गए तो आपको उसे और भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मिस्टर और मिसेस वेंडेलियर के भरोसेमंद गवाहों द्वारा लिखे गए 3 विवरण हैं जो उस समय सेंट ओलिवर के निजी स्कूलों में काम करते थे। इन्हें पढ़ें और देखें कि क्या आपको इन लोगों की पहचान पर संदेह है। उसने उनकी ओर देखा और फिर एक हताश महिला के कठोर चेहरे के साथ हमारी ओर देखा। मिस्टर होम्स, उसने कहा, इस आदमी ने मुझे इस शर्त पर शादी का प्रस्ताव दिया था कि मैं अपने पति से तलाक ले सकती हूँ। उसने मुझसे इस खलनायक से हर संभव तरीके से झूठ बोला है। उसने मुझसे कभी सच का एक शब्द भी नहीं कहा। और क्यों मैंने सोचा था कि ये सब मेरे अपने हित के लिए था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मैं कभी भी उसके हाथों में एक औजार के अलावा कुछ नहीं थी। मैं उस पर भरोसा क्यों करूँ जिसने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं उसे उसके अपने दुष्ट कार्यों के परिणामों से क्यों बचाने की कोशिश करूँ। मुझसे जो भी पूछना है वो आप पूछिए और मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। एक बात मैं आपको कसम खाकर बताती हूँ और वह ये है कि जब मैंने पत्र लिखा था तो मैंने कभी भी उस बूढ़े सज्जन को कोई नुकसान पहुंचाने की कल्पना नहीं की थी जो मेरे सबसे दयालु मित्र थे। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ मैडम, शर्लक होम्स ने कहा। इन घटनाओं का वर्णन आपके लिए बहुत दर्दनाक होगा और शायद ये आसान हो जाएगा यदि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था, और यदि मैंने कोई महत्वपूर्ण गलती की है तो आप मुझे टोक सकती हैं। इस पत्र को भेजने का सुझाव आपको स्टेपल्टन ने दिया था? जी हाँ, उसी ने इसे लिखवाया था। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कारण बताया था वह ये था कि आपको तलाक से जुड़ी कानूनी खर्चों के लिए सर चार्ल्स से मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और फिर जब आपने पत्र भेज दिया तो उन्होंने आपको नियुक्ति पर उपस्थित होने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति इस तरह के काम के लिए धन जुटाएगा तो इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, और हालांकि वे स्वयं एक गरीब व्यक्ति है लेकिन वे अपनी आखिरी पाई भी उन बाधाओं को दूर करने में लगा देंगे जो हमें अलग करती हैं। वह एक बहुत ही सुसंगत चरित्र प्रतीत होता है। और फिर जब आपने अखबार में मृत्यु की रिपोर्ट नहीं पढ़ी तब तक उसने आपको कुछ भी नहीं बताया? जी नहीं। और उसने आपसे सर चार्ल्स के साथ अपनी नियुक्ति के बारे में कुछ भी न कहने की शपथ ली थी? जी, उसने कहा कि मौत बहुत रहस्यमयी थी और अगर तथ्य सामने आ गए तो निश्चित रूप से मुझ पर संदेह किया जाएगा। उसने मुझे डराकर चुप रहने के लिए मजबूर किया।
बिल्कुल, लेकिन आपको कुछ संदेह तो था। वह झिझकी और नीचे देखने लगी। मैं उसे जानती थी, उसने कहा, लेकिन अगर उसने मुझ पर भरोसा रखा होता तो मुझे भी हमेशा उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आप भाग्यशाली हैं जो कि बच निकली हैं, शर्लक होम्स ने कहा। आप उसके नियंत्रण में थी और वह ये जानता था, लेकिन फिर भी आप अभी भी जीवित हैं। आप कुछ महीनों से एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति के साथ रह रही हैं। अब हमें आपको अलविदा कहना होगा मिसेस लियोन्स, और ये संभव है कि हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। हमारा मामला खत्म हो गया है और हमारे सामने मुश्किलें कम होती जा रही हैं, होम्स ने कहा जब हम शहर से एक्सप्रेस के आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जल्द ही आधुनिक समय के सबसे अनोखे और सनसनीखेज अपराधों में से एक को एक ही जुड़े हुए कथानक में ढालने की स्थिति में आ जाऊंगा। अपराध विज्ञान के छात्रों को वर्ष 1966 में लिटिल रूस के ग्रॉडनो में हुई समान घटनाएं याद होंगी, और निश्चित रूप से उत्तरी कैरोलिना में एंडरसन की हत्याएं भी। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरी तरह से इसकी अपनी हैं। अभी भी हमारे पास एक बेहद चालाक आदमी के खिलाफ कोई स्पष्ट मामला नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर आज रात सोने से पहले ये पर्याप्त रूप से स्पष्ट ना हो जाए। लंदन एक्सप्रेस दहाड़ती हुई स्टेशन पर आई और एक छोटा दुबला पतला बुलडॉग जैसा आदमी प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उछलकर बाहर निकला। हम तीनों ने हाथ मिलाया और लेस्ट्रेड ने जिस श्रद्धापूर्ण तरीके से मेरे साथी को देखा, उससे मुझे तुरंत पता चल गया कि जब से उन्होंने पहली बार साथ काम किया था तब से उन्होंने शर्लक होम्स से बहुत कुछ सीखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय तर्क करने वाले के सिद्धांत व्यवहारिक व्यक्ति में किस तरह की घृणा पैदा करते थे। कुछ अच्छा है? उसने पूछा। इस साल की नहीं, बहुत सालों की सबसे बड़ी बात, होम्स ने कहा। हमारे पास 2 घंटे हैं, उसके बाद हमें शुरू करने के बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि हम इस समय का उपयोग कुछ खाने के लिए कर सकते हैं, और फिर लेस्ट्रेड हम आपको डॉटमूर की शुद्ध रात की हवा में सांस ले देकर लंदन के कोहरे को आपके गले से दूर कर देंगे। क्या आप वहां कभी गए हैं? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी पहली यात्रा को भूल पाएंगे। अध्याय 14, बास्केविल्स का शिकारी कुत्ता। शर्लक होम्स की कमियों में से एक, अगर वास्तव में कोई इसे कमी कह सकता है, ये थी कि वे अपनी योजनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को तब तक नहीं बताते थे जब तक कि वे पूरी न हो जाएं। आंशिक रूप से ये निस्संदेह उनके अपने प्रभुत्वपूर्ण स्वभाव के कारण था, जो अपने आसपास के लोगों पर हावी होना और उन्हें आश्चर्यचकित करना पसंद करता था। आंशिक रूप से उसका पेशेवर सावधानी के कारण भी, जिसने उसे कभी भी कोई जोखिम नहीं लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इसका परिणाम उन लोगों के लिए बहुत कठिन था जो उसके एजेंट और सहायक के रूप में काम करते थे। मैं अक्सर इसके कारण पीड़ित रहा हूँ, लेकिन अंधेरे में उस लंबी ड्राइव के दौरान इससे अधिक कभी नहीं। बड़ी परीक्षा हमारे सामने थी। आखिरकार हम अपना अंतिम प्रयास करने वाले थे, और फिर भी होम्स ने कुछ नहीं कहा था, और मैं केवल अनुमान लगा सकता था कि उसकी कार्रवाई क्या होगी। जब आखिरकार हमारे चेहरों पर ठंडी हवा और संकरी सड़क के दोनों ओर अंधेरे खाली जगहों ने मुझे बताया कि हम एक बार फिर दलदली भूमि पर वापस आ गए हैं, तो मेरी नसें प्रत्याशा से रोमांचित हो उठी। घोड़ों की हर चाल और पहियों का हर घुमाव हमें हमारे परम साहसिक सफर के करीब ले जा रहा था। हमारी बातचीत में किराए की गाड़ी के ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से बाधा आ रही थी, इसलिए जब हमारी नसें भावनाओं और प्रत्याशा से तनावग्रस्त थीं, तो हमें छोटी छोटी बातों पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस अस्वाभाविक संयम के बाद जब हम आखिरकार फ्रैंकलैंड के घर से गुजरे और हमें पता चला कि हम हाल और कार्रवाई के दृश्य के करीब पहुंच रहे हैं, तो ये मेरे लिए राहत की बात थी। हम दरवाजे तक नहीं पहुंचे, बल्कि एवेन्यू के गेट के पास उतर गए, गाड़ी का भुगतान किया और उसे तुरंत कुम्बे ट्रेसी लौटने का आदेश दे दिया गया, जबकि हम मेरेपिट हाउस की ओर चल पड़े। क्या आप हथियारबंद हैं, लेस्ट्रेड? छोटा जासूस मुस्कुराया। जब तक मेरे पास पतलून है, मेरे पास एक कूल्हे की जेब है, और जब तक मेरे पास कूल्हे की जेब है, मेरे पास उसमें कुछ है। अच्छा, मैं और मेरा दोस्त भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। आप इस मामले में बहुत करीब हैं, मिस्टर होम्स। अब खेल क्या है? अब ये प्रतीक्षा का खेल है। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत खुशनुमा जगह नहीं लगती, जासूस ने कांपते हुए कहा, पहाड़ी की उदास ढलानों और ग्रिम्पेन मायर पर फैली धुंध की विशाल झील को देखते हुए।
मुझे हमारे सामने घर की रोशनी दिखाई दे रही है। वह मेरिपेट हाउस है और यही हमारी यात्रा का अंत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप दबे पांव चलें और फुसफुसाने से ज्यादा बात ना करें। हम सावधानी से ट्रैक की ओर बढ़े जैसे कि हम घर की ओर जा रहे हों, लेकिन जब हम घर से लगभग 200 गज की दूरी पर थे तो होम्स ने हमें रोक लिया। ये ठीक रहेगा, उसने कहा। दाईं ओर की ये चट्टानें एक सराहनीय पर्दा बनाती हैं। हमें यही इंतजार करना है। हाँ, हम यहाँ अपना छोटा सा घात लगाने का एक टोला बनाएंगे। इस खो में जाओ लेस्ट्रेड। तुम घर के अंदर गए हो, है ना वॉटसन? क्या तुम कमरों की स्थिति बता सकते हो? इस छोर पर जालीदार खिड़कियां क्या हैं? मुझे लगता है कि वह रसोई की खिड़कियां हैं। और वह जो उस पार है, जो इतनी चमक में चमक रहा है, वह निश्चित रूप से भोजन कक्ष है। पर्दे ऊपर हैं। तुम ही सबसे अच्छी तरह से सच्चाई जानते हो। चुपचाप आगे बढ़ो और देखो कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए उन्हें पता न चलने देना कि उन पर नजर रखी जा रही है। मैं दबे पांव रास्ते से नीचे उतरा और उस छोटी दीवार के पीछे झुक गया जो छोटे से बगीचे को घेरे हुए थी। उसकी छाया में रेंगते हुए मैं उस एक बिंदु पर पहुंच गया जहां से मैं बिना पर्दे वाली खिड़की से सीधे देख सकता था। कमरे में सिर्फ 2 आदमी थे, सर हेनरी और स्टेपल्टन। वे गोल मेज के दोनों ओर मेरी तरफ मुंह करके बैठे थे। दोनों सिगार पी रहे थे और उनके सामने कॉफी और वाइन रखी हुई थी। स्टेपल्टन जोश से बात कर रहा था, लेकिन बैरोनेट पीला और व्याकुल दिख रहा था। शायद उस मनहूस दलदली भूमि पर अकेले चलने का ख्याल उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। जब मैं उन्हें देख रहा था, स्टेपल्टन उठे और कमरे से बाहर चले गए, जबकि सर हेनरी ने फिर से अपना गिलास भरा और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर सिगार पीते रहे। मैंने एक दरवाजे की चरमराहट और बजरी पर जूतों की तीखी आवाज सुनी। सीढ़ियां उस दीवार के दूसरी तरफ के रास्ते से गुजरी जिसके नीचे मैं बैठा था। नजर घुमाते हुए मैंने देखा कि प्रकृतिवादी बगीचे के कोने में एक बाहरी घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। एक चाबी ने एक ताला खोला और जैसे ही वह अंदर गया, अंदर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। वह अंदर सिर्फ 1 मिनट या उससे भी कम समय के लिए था और फिर मैंने एक बार दोबारा चाबी के घूमने की आवाज़ सुनी। फिर वह मेरे पास से गुजरा और घर में दाखिल हुआ। मैंने उसे अपने मेहमान के पास वापस जाते देखा और मैं चुपचाप वापस चला गया जहां मेरे साथी इंतजार कर रहे थे, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैंने क्या देखा था। जब मैंने अपनी रिपोर्ट समाप्त की तो होम्स ने पूछा, वॉटसन, तुम कहते हो कि वह महिला वहां नहीं है? नहीं। तो फिर वह कहाँ हो सकती है? क्योंकि रसोई घर के अलावा किसी अन्य कमरे में रोशनी नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि वह कहाँ है। मैंने कहा है कि ग्रेट ग्रैम्पेन मायर के ऊपर घना सफ़ेद कोहरा छाया हुआ था। ये धीरे धीरे हमारी दिशा में बह रहा था और हमारे उस तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया था, कम लेकिन घना और अच्छी तरह से परिभाषित। चांद उस पर चमक रहा था और ये विशाल झिलमिलाता हुआ बर्फ का मैदान जैसा लग रहा था, जिसकी सतह पर दूर के टॉर के सिरे चट्टानों की तरह थे। होम्स का चेहरा उस ओर मुड़ा हुआ था और वह अधीरता से बुदबुदा रहा था, क्योंकि वह इसे धीमी गति से बहते हुए देख रहा था। ये हमारी ओर बढ़ रहा है वॉटसन। क्या ये कुछ गंभीर बात है? ये वाकई बहुत गंभीर बात है। धरती पर यही एक ऐसी बात है जो मेरी योजनाओं को बिगाड़ सकती है। अब वह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। अभी 10 बज चुके हैं। हमारी सफलता और यहाँ तक कि उसका जीवन भी इसी बात पर निर्भर करता है कि वे रास्ते पर कोहरा छाने से पहले बाहर आ जाए। रात हमारे ऊपर साफ और सुहावनी थी। तारे ठंडे और चमकीले चमक रहे थे, जबकि आधा चांद पूरे दृश्य को नरम अनिश्चित रोशनी में नहला रहा था। हमारे सामने घर का अंधेरा हिस्सा था। इसकी दांतेदार छत और खूंटियां चांदी से जगमगाते आसमान के सामने दिखाई दे रही थी। निचली खिड़कियों से सुनहरी रोशनी की चौड़ी पट्टियां बाग और दलदली भूमि पर फैली हुई थी। उनमें से एक अचानक बंद हो गई। नौकर रसोई से चले गए थे। डाइनिंग रूम में सिर्फ लैंप बचा था, जहां 2 आदमी, हत्यारा मेजबान और बेहोश मेहमान, अभी भी अपने सिगार पर बातें कर रहे थे। हर मिनट वह सफेद ऊनी मैदान जो दलदली भूमि के आधे हिस्से को ढक रहा था, घर के और करीब आता जा रहा था। पहले से ही इसकी पहली पतली लपटें रोशन खिड़की के सुनहरे वर्क पर घूम रही थी। बाग की दूर की दीवार पहले से ही अदृश्य थी और पेड़ सफेद भाप के भंवर से बाहर खड़े थे।
हमने देखा कि कोहरे की चादरें घर के दोनों कोनों से रेंगती हुई एक घने किनारे पर लुढ़क गईं, जिस पर ऊपरी मंजिल और छत एक छायादार समुद्र पर एक अजीब जहाज की तरह तैर रही थी। होम्स ने हमारे सामने चट्टान पर जोश से अपना हाथ मारा और अपनी अधीरता में अपने पैरों को पटक दिया। अगर वह 15 मिनट में बाहर नहीं निकलता है तो रास्ता ढक जाएगा। आधे घंटे में हम अपने सामने हाथ भी नहीं देख पाएंगे। क्या हम ऊंची जमीन पर पीछे चले जाएं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसलिए जैसे जैसे कोहरा आगे बढ़ता गया, हम उसके आगे पीछे होते गए, जब तक कि हम घर से आधा मील दूर नहीं हो गए। और फिर भी वह घना सफेद समुद्र, जिसके ऊपरी किनारे पर चांदी चमक रही थी, धीरे धीरे और अथक रूप से आगे बढ़ता गया। होम्स ने कहा, हम बहुत दूर जा रहे हैं। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते कि वह हमसे पहले ही आगे निकल जाए। किसी भी कीमत पर हमें अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपना कान जमीन पर टिका दिया। भगवान का शुक्र है, मुझे लगता है कि मैंने उसे आते हुए सुना है। तेज कदमों की आवाज ने दलदली भूमि की खामोशी को तोड़ा। पत्थरों के बीच दुबके हुए हम अपने सामने चांदी की नोक वाले किनारे को ध्यान से देख रहे थे। कदमों की आवाज तेज होती गई और कोहरे के बीच से जैसे किसी पर्दे के पीछे से वह आदमी आगे बढ़ा जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उसने आश्चर्य से अपने चारों ओर देखा और साफ तारों से जगमगाती रात में बाहर निकला। फिर वह तेजी से रास्ते पर आया जहां हम लेटे थे। वह हमारे करीब से गुजरा और हमारे पीछे लंबी ढलान पर चढ़ गया। चलते समय वह लगातार अपने कंधों पर नजर रख रहा था, जैसे कोई बेचैन आदमी हो। हिस्ट! होम्स चिल्लाया और मैंने एक पिस्तौल की तेज क्लिक सुनी। देखो, ये आ रहा है। उस रेंगते हुए टीले को बीचों बीच में से एक पतली तीखी निरंतर आवाज आ रही थी। बादल जहां हम लेटे थे वहां से 50 गज की दूरी पर थे और हम तीनों उसे घूर रहे थे। ये अनिश्चित था कि उसके बीच से कौन सा खौफनाक मंजर निकलने वाला था। मैं होम्स की कोहनी पर था और मैंने एक पल के लिए उसके चेहरे पर नजर डाली। वह पीला और उल्लासित था। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन अचानक वे एक कठोर स्थिर टकटकी में आगे की ओर मुड़ गईं और उसके होंठ विस्मय में खुल गए। उसी पल लेस्ट्रेड ने डर से चीख मारी और अपना चेहरा जमीन पर नीचे की ओर गिरा दिया। मैं अपने पैरों पर उछल पड़ा। मेरा निष्क्रिय हाथ मेरी पिस्तौल को थामे हुए था। मेरा दिमाग उस भयानक आकृति से स्तब्ध था जो कोहरे की छाया से हम पर उभरी थी। यह एक शिकारी कुत्ता था, एक विशाल कोयले जैसा काला शिकारी कुत्ता, लेकिन ऐसा शिकारी कुत्ता नहीं जिसे नश्वर आंखों ने कभी देखा हो। उसके खुले मुंह से आग फूट रही थी। उसकी आंखें सुलगती हुई चमक रही थीं। उसका थूथन, रोएं और कंठ टिमटिमाती हुई लपटों में घिरे हुए थे। एक विकृत मस्तिष्क के विवल सपने में कभी भी उस काले रूप और बर्बर चेहरे से अधिक क्रूर, अधिक भयावह, अधिक नारकीय कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो कोहरे की दीवार से बाहर निकलकर हम पर टूट पड़ा था। लंबी छलांगों के साथ विशाल काला जीव हमारे दोस्त के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ट्रैक से नीचे कूद रहा था। हम उस भूत से इतने स्तब्ध थे कि हमने उसे अपनी हिम्मत वापस पाने से पहले ही गुजरने दिया। फिर होम्स और मैंने दोनों ने एक साथ गोली चलाई और उस जीव ने एक भयानक चीख मारी, जिससे पता चला कि कम से कम एक गोली उसे लग गई थी। हालांकि वह रुका नहीं, बल्कि आगे दौड़ता गया। रास्ते में दूर हमने सर हेनरी को पीछे देखते हुए देखा। उसका चेहरा चांदनी में सफेद हो गया था और उसके हाथ डर से उठे हुए थे। वह उस डरावनी चीज को असहाय रूप से घूर रहा था जो उसका पीछा कर रही थी। लेकिन कुत्ते की उस दर्दनाक चीख ने हमारे सारे डर को हवा में उड़ा दिया था। अगर वह कमजोर था तो वह नश्वर था, और अगर हम उसे घायल कर सकते थे तो हम उसे मार भी सकते थे। मैंने कभी किसी आदमी को उस रात होम्स की तरह भागते नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तेज रफ्तार वाला था, लेकिन वह मुझसे उतना ही आगे था जितना मैं उस छोटे पेशेवर से। जब हम ट्रैक पर आगे बढ़ रहे थे तो हमने सर हेनरी की चीखें और कुत्ते की गहरी दहाड़ सुनी। मैं समय पर पहुंच गया और देखा कि जानवर अपने शिकार पर झपट पड़ा, उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले पर हाथ फेरा। लेकिन अगले ही पल होम्स ने अपनी रिवॉल्वर की 5 बैरल उस जानवर के पेट में खाली कर दी। पीड़ा की आखिरी चीख और हवा में एक भयानक झटके के साथ वह अपनी पीठ पर लुढ़क गया, 4 पैर तेजी से आगे बढ़ते हुए, और फिर अपनी तरफ से निढाल होकर गिर गया। मैं झुका, हांफता हुआ और अपनी पिस्तौल को उस भयानक चमकते हुए सिर पर दबाया, लेकिन
ट्रिगर दबाना बेकार था। विशाल कुत्ता मर चुका था। सर हेनरी जहां गिरे थे वहीं बेहोश पड़े थे। हमने उनका कॉलर फाड़ा और होम्स ने आभार की सांस ली जब हमने देखा कि घाव का कोई निशान नहीं था और बचाव समय पर हो गया था। हमारे मित्र की पलकें पहले से ही कांप रही थी और उन्होंने हिलने की एक कमजोर कोशिश की। लेस्ट्रेड ने अपनी ब्रांडी फ्लास्क बैरनेट के दांतों के बीच में उड़ेल दी और दो भयभीत आंखें हमारी ओर देखने लगीं। हे भगवान, वह फुसफुसाया, ये क्या था? भगवान के नाम पर यह क्या था? होम्स ने कहा, यह मर चुका है, चाहे जो भी हो। हमने परिवार के भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आकार और ताकत के मामले में ये एक भयानक प्राणी था जो हमारे सामने फैला हुआ था। ये शुद्ध ब्लड हाउंड नहीं था और ये शुद्ध मैस्टिफ भी नहीं था, लेकिन ये दोनों का मिश्रण लग रहा था। दुबला पतला जंगली और एक छोटी शेरनी जितना बड़ा। अब भी मौत की शांति में विशाल जबड़े नीली लौ से टपकते हुए लग रहे थे और छोटी गहरी क्रूर आंखें आग से घिरी हुई थी। मैंने अपना हाथ चमकते हुए थूथन पर रखा और जैसे ही मैंने उन्हें ऊपर उठाया, मेरी अपनी उंगलियां सुलग उठीं और अंधेरे में चमक उठी। फॉस्फोरस, मैंने कहा। होम्स ने मृत जानवर को सूंघते हुए कहा, ये एक चालाकी भरी तैयारी है। कोई गंध नहीं है जो उसकी सूंघने की शक्ति को बाधित कर सकती है। सर हेनरी, हमें आपसे इस डर के लिए बहुत माफी मांगनी चाहिए। मैं एक शिकारी कुत्ते के लिए तैयार था, लेकिन इस तरह के जानवर के लिए नहीं। और कोहरे के कारण हमें उसे मारने के लिए बहुत कम समय मिला। तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन पहले इसे खतरे में डाल दिया। क्या आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? मुझे वह ब्रांडी के एक दो और घूंट दो और मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाऊंगा। चलो, अब मुझे खड़ा करने में मदद करो। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, क्या प्रस्ताव है आगे के लिए? मैं आज आपको यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। आज रात अब और किसी रोमांच के लायक आप नहीं हैं। उसने लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी पीला पड़ा हुआ था और उसका हर अंग कांप रहा था। हमने उसे एक चट्टान पर ले जाने में मदद की, जहां वह अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाए कांपता हुआ बैठा था। होम्स ने कहा, अब हमें आपको छोड़ देना चाहिए। हमारा बाकी काम अभी पूरा नहीं हुआ है और हर पल महत्वपूर्ण है। हमारे पास आपका मामला है और अब हमें सिर्फ अपना आदमी चाहिए। हमारे लिए उसे घर पर पाना असंभव था, उन्होंने आगे कहा। जबकि हम तेजी से अपने कदम वापस रास्ते पर ले जा रहे थे, उन गोलियों ने उसे बता दिया होगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। हम कुछ दूरी पर थे और इस कोहरे ने शायद उन्हें बेहोश कर दिया होगा। वह कुत्ते को रोकने के लिए उसके पीछे गया था। इस बात को लेकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। नहीं, अब तक वह जा चुका है, लेकिन हम घर की तलाशी लेंगे और सुनिश्चित करेंगे। सामने का दरवाजा खुला था, इसलिए हम अंदर घुसे और एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहे। ये देखकर एक बूढ़ा नौकर हैरान रह गया जो हमें गलियारे में मिला था। डाइनिंग रूम को छोड़कर कहीं भी रोशनी नहीं थी, लेकिन होम्स ने लैंप को पकड़ लिया और घर का कोई भी कोना अनदेखा नहीं छोड़ा। हम जिस आदमी का पीछा कर रहे थे उसका कोई निशान हमें नहीं मिला। हालांकि ऊपरी मंजिल पर बेडरूम के एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यहाँ कोई है, लेस्ट्रेड चिल्लाया। मैं हलचल सुन सकता हूँ। ये दरवाजा खोलो। अंदर से हल्की कराह और सरसराहट की आवाज आई। होम्स ने अपने पैरों से दरवाजे पर जोर से प्रहार किया और दरवाजा खुल गया। पिस्तौल हाथ में लेकर हम तीनों कमरे में घुसे, लेकिन उस हताश और विद्रोही खलनायक का कोई निशान नहीं था जिसकी हमें उम्मीद थी। इसके बजाय हमारे सामने एक अजीब और अप्रत्याशित चीज हुई जिसे देखकर हम एक पल के लिए आश्चर्यचकित होकर रह गए। कमरे को एक छोटे से संग्रहालय में बदल दिया गया था और दीवारों पर कई कांच के बक्से रखे हुए थे जिनमें तितलियों और पतंगों का संग्रह भरा हुआ था, जिन्हें बनाना इस जटिल और खतरनाक आदमी का टाइम पास था। इस कमरे के बीच में एक सीधा बीम था जिसे किसी समय छत पर फैली हुई लकड़ी के पुराने कीड़े खाए हुए बल्ले के सहारे के रूप में रख दिया गया था। इस खंबे से एक आकृति बंधी हुई थी जो इसे सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की गई चादरों में इतनी लिपटी और दबी हुई थी कि कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये पुरुष है या महिला। एक तौलिया गले के चारों ओर से गुजरा और खंबे के पीछे सुरक्षित किया गया। दूसरे ने चेहरे के निचले हिस्से को ढक दिया था और उसके ऊपर दो काली आंखें दुख और शर्म और एक भयानक सवाल से भरी हुई हमें घूर रही थी। 1 मिनट में हमने गैग को फाड़ दिया, बंधनों को खोल दिया और श्रीमती स्टेपल्टन हमारे सामने फर्श पर गिर गईं। जब उनका सुंदर सिर उनकी छाती पर गिरा तो मैंने उनकी गर्दन पर एक कोड़े के वार का स्पष्ट लाल निशान देखा। वह जानवर!
होम्स चिल्लाया। लेस्ट्रेड, ये तुम्हारी ब्रांडी की बोतल है, इसे कुर्सी पर बिठाओ। ये दुर्व्यवहार और थकावट के कारण बेहोश हो गई है। उसने फिर आंखें खोली। क्या वे सुरक्षित है? उसने पूछा। क्या वह भाग गया है? वह हमसे बच नहीं सकता मैडम। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरे पति से नहीं था। सर हेनरी, क्या वे सुरक्षित हैं? हाँ, वे सुरक्षित हैं। और शिकारी कुत्ता? वह मर चुका है। उसने संतुष्टि की एक लंबी सांस ली। भगवान का शुक्र है। वो ये बदमाश, देखो इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। उसने अपनी बाहों को आस्तीन से बाहर निकाला और हमने देखा कि वे सभी चोटों से भरे हुए थे। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो मेरा मन और आत्मा है जिसे उसने प्रताड़ित और अपवित्र किया है। मैं ये सब सहन कर सकती थी, दुर्व्यवहार, अकेलापन, धोखे का जीवन, सब कुछ, जब तक मुझे ये उम्मीद थी कि वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन अब मुझे पता है कि इसमें भी उसने मुझे धोखा दिया है और मैं उसका हथियार बनकर रह गई हूँ। बोलते बोलते वह भावुक होकर रोने लगी। होम्स ने कहा, मैडम, आप उससे कोई अच्छी भावना की उम्मीद नहीं कर सकती। तो फिर हमें बताइए कि हम उसे कहाँ पाएंगे। अगर आपने कभी उसके बुरे कामों में मदद की है तो अभी हमारी मदद कीजिए और प्रायश्चित कीजिए। केवल एक ही जगह है जहां वह भाग सकता है, उसने उत्तर दिया। मायर के बीचों बीच एक द्वीप पर एक पुरानी टिन की खदान है। यहीं पर उसने अपना कुत्ता रखा था और यहीं पर उसने शरण लेने की तैयारी भी की थी। वह वहीं पर होगा। खिड़की के सामने कोहरे की चादर सफेद ऊन की तरह पड़ी थी। होम्स ने लैंप को खिड़की की तरफ बढ़ाया। ग्रिम्पिन मायर में अपना रास्ता नहीं खोज पाएगा। वह हंसी और ताली बजाने लगी। उसकी आंखें और दांत भयंकर उल्लास से चमक रहे थे। वह अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकता, वह चिल्लाई। आज रात वह मार्गदर्शक छड़ियों को कैसे देख सकता है? उसने और मैंने मिलकर दलदल में रास्ता बनाने के लिए लगाया था। ओ, अगर आज मैं उन्हें उखाड़ सकती, तब तो तुम उसे अपनी दया पर छोड़ देते। हमें स्पष्ट था कि कोहरा छंटने तक सारी खोज व्यर्थ थी। इस बीच हमने लेस्ट्रेड को घर पर कब्जा करने दिया, जबकि होम्स और मैं बैरोनेट के साथ बैस्करविले हॉल वापस आ गए। स्टेपल्टन की कहानी अब उससे छिपाई नहीं जा सकती थी, लेकिन जब उसे उस महिला के बारे में सच्चाई पता चली जिसे वह प्यार करता था, तो उसने बहादुरी से इस आघात को झेला। लेकिन रात के रोमांच के सदमे ने उसकी नसों को तोड़ दिया था और सुबह होने से पहले वह तेज बुखार में बेहोश होकर डॉक्टर मॉर्टिमर की देखरेख में लेटा था। उन दोनों को दुनिया भर के एक साथ यात्रा करने के लिए नियत किया गया था। इससे पहले कि सर हेनरी एक बार फिर से स्वस्थ रिष्ट पुष्ट व्यक्ति बन जाते जो वह उस अशुभ संपत्ति का मालिक बनने से पहले थे। अब मैं इस विलक्षण कथा के निष्कर्ष पर तेजी से आता हूं, जिससे मैंने पाठकों को उन अंधेरे, भय और अस्पष्ट अनुमानों को साझा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है, जिन्होंने इतने लंबे समय तक हमारे जीवन को धुंधला कर दिया था और इतने दुखद तरीके से समाप्त हो गए थे। शिकारी कुत्ते की मौत के बाद की सुबह कोहरा छंट गया था और श्रीमती स्टेपल्टन हमें उस स्थान तक ले गईं जहां उन्हें दलदल के बीच से एक रास्ता मिला था। जब हमने देखा कि वे कितनी उत्सुकता और खुशी के साथ हमें अपने पति के रास्ते पर ले आई, तो हमें इस महिला के जीवन की भयावहता का एहसास हुआ। हमने उसे दृढ़ पीठ मिट्टी के पतले प्राय द्वीप पर खड़ा छोड़ दिया, जो व्यापक दलदल में फैल गया था। इसके अंत में यहाँ वहां लगाई गई एक छोटी सी छड़ी ने दिखाया कि रास्ता उन हरे भरे गड्ढों और गंदी दलदलों के बीच झाड़ियों के गुच्छों से होकर कहाँ जाता है, जो अजनबी के रास्ते को रोकते हैं। जंगली सरकंडे और रसीले चिपचिपे जलीय पौधे हमारे चेहरे पर सड़न की गंध और भारी धुंधली भाप छोड़ रहे थे, जबकि एक गलत कदम ने हमें एक से अधिक बार जांघों तक गहरे अंधेरे कांपते हुए कीचड़ में डुबो दिया, जो हमारे पैरों के चारों ओर नरम लहरों में गजों तक हिल रहा था। जब हम चल रहे थे तो इसकी दृढ़ पकड़ ने हमारी एड़ियों को जकड़ लिया, और जब हम इसमें डूब गए तो ऐसा लगा जैसे कोई दुष्ट हाथ हमें उस अश्लील गहराई में खींच रहा हो। इतनी भयानक और उद्देश्यपूर्ण पकड़ थी जिसने हमें जकड़ रखा था। केवल एक बार हमने एक निशान देखा कि कोई हमसे पहले उस खतरनाक रास्ते से गुजरा था। कपास की घास के गुच्छे के बीच से जो इस कीचड़ से बाहर निकलता था, कोई काली चीज बाहर निकल रही थी। होम्स उसे पकड़ने के लिए रास्ते से हटते ही अपनी कमर तक डूब गया, और अगर हम उसे बाहर खींचने के लिए वहां नहीं होते तो वह फिर कभी ठोस जमीन पर अपना पैर नहीं रख पाता। उसने एक पुराना काला बूट हवा में उठाया जिस पर लिखा था मेयर्स टोरंटो, चमड़े के अंदर छपा हुआ। ये कीचड़ स्नान के लायक है, होम्स ने कहा। यह हमारे मित्र सर हेनरी का खोया हुआ जूता है। स्टेपल्टन द्वारा भागते हुए यहाँ फेंका गया होगा।
बिल्कुल। उसने शिकारी कुत्ते को ट्रैक पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे अपने हाथ में ही रखा। जब उसे पता चला कि शिकार आ गया है तो वो भाग गया। फिर भी उसने इसे पकड़ रखा था और उसने अपनी उड़ान के इस बिंदु पर इसे दूर फेंक दिया। हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि वह इतनी दूर तक सुरक्षित आया है, लेकिन इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। हालांकि बहुत कुछ था जिसका हम अनुमान लगा सकते थे। कीचड़ में पदचिन्ह खोजने का कोई मौका नहीं था क्योंकि बढ़ती हुई मिट्टी तेजी से उन पर बह रही थी। लेकिन जब हम आखिरकार दलदल से परे मजबूत जमीन पर पहुंचे तो हम सभी उत्सुकता से उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उनका कोई भी छोटा सा निशान हमारी आंखों को कभी नहीं मिला। अगर धरती सच कहती है तो स्टेबल्टन उस शरण स्थली तक कभी नहीं पहुंच पाया जहां वह उस आखिरी रात को कोहरे के बीच संघर्ष कर रहा था। विशाल ग्रैम्पेन मायर के बीच में कहीं उस विशाल दलदल की गंदी कीचड़ में जिसने उसे अंदर खींच लिया था। ये ठंडा और क्रूर दिल वाला आदमी हमेशा के लिए दफन हो गया था। दलदल से घिरे द्वीप में हमें उसके कई निशान मिले जहां उसने अपने जंगली साथी को छिपाया था। एक विशाल ड्राइविंग व्हील और कचरे से आधा भरा शाफ्ट एक परित्यक्त खदान की स्थिति को दर्शाता है। इसके बगल में खनिकों की झोंपड़ियों को ढहते हुए अवशेष थे जो निस्संदेह आसपास के दलदल की बदबू से दूर चले गए थे। इनमें से एक में एक स्टेपल और चेन जिसमें कुतर दी गई हड्डियां थीं, ये दर्शाती थीं कि जानवर को कहाँ रखा गया था। मलबे के बीच भूरे बालों की एक उलझन के साथ एक कंकाल पड़ा था। कुत्ता, होम्स ने कहा। जोव की कसम, घुंघराले बालों वाला स्पैनियल। बेचारा मॉर्टिमर अपने पालतू जानवर को फिर कभी नहीं देख पाएगा। खैर, मुझे नहीं पता है कि इस जगह में कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम पहले से ही नहीं समझ पाए हैं। वह अपने कुत्ते को छिपा सकता था, लेकिन वह उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकता था और इसलिए वे चीखें निकलती थी जो दिन के उजाले में भी सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। किसी आपात स्थिति में वह कुत्ते को मैरिपिट के आउट हाउस में रख सकता था, लेकिन ये हमेशा एक जोखिम था और ये केवल सर्वोच्च दिन था जिसे वह अपने सभी प्रयासों का अंत मानता था जब उसने ऐसा करने की हिम्मत की। टिन में ये पेस्ट निस्संदेह व चमकदार मिश्रण है जिससे प्राणी को रंगा गया था। ये निश्चित रूप से परिवार को नरक कुत्ते की कहानी और बूढ़े सर चार्ल्स को मौत के घाट उतारने की इच्छा से सुझाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि एक अपराधी का बेचारा शैतान भाग गया और चिल्लाया, जैसा कि हमारे दोस्त ने किया था और जैसा कि हम खुद भी कर सकते थे जब उसने ऐसे प्राणी को अपने रास्ते पर दलदल के अंधेरे में भागते देखा। ये एक चालाकी भरा तरीका था क्योंकि अपने शिकार को मौत के घाट उतारने के अलावा कौन किसान ऐसे जीव के बारे में इतनी बारीकी से पूछताछ करने की हिम्मत करेगा अगर उसे दलदली भूमि पर ऐसा जीव दिख जाए जैसा कि कई लोगों ने किया है। मैंने लंदन में कहा था वॉटसन, और मैं इसे फिर से कहता हूँ कि हमने अभी तक उस व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक व्यक्ति को पकड़ने में मदद नहीं की है जो वहां पड़ा है। उसने अपनी लंबी भुजा को हरे धब्बों वाले दलदल के विशाल धब्बेदार विस्तार की ओर बढ़ाया जो दलदली भूमि की लाल भूरी ढलानों में विलीन हो गया था। अध्याय 15। एक सिंहावलोकन। नवंबर का आखिरी दिन था और मैं और होम्स एक कच्ची और धुंधली रात में बेकर स्ट्रीट में अपने बैठक कक्ष में धधकती आग के दोनों ओर बैठे थे। डेवनशायर की हमारी यात्रा के दुखद परिणाम के बाद से वह दो अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त था, जिसमें से पहले में उसने नॉन पेरिल क्लब के प्रसिद्ध काट घोटाले के संबंध में कर्नल अपवुड के क्रूर आचरण को उजागर किया था, जबकि दूसरे में उसने दुर्भाग्यपूर्ण मैडम मॉन्टपेंसियर को हत्या के आरोप से बचाया था जो उसकी सौतेली बेटी मल्ले कैररे की मौत के संबंध में उस पर लटका हुआ था। वह युवती जो, जैसा कि याद किया जाएगा, 6 महीने बाद न्यूयॉर्क में जीवित और विवाहित पाई गई थी। मेरे मित्र कठिन और महत्वपूर्ण मामलों में मिली सफलता से बहुत खुश थे, इसलिए मैं उन्हें बास्करविले रहस्य के विवरण पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम था। मैंने धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा की क्योंकि मैं जानता था कि वह कभी भी मामलों को एक दूसरे से टकराने नहीं देगा और उसका स्पष्ट और तार्किक दिमाग अपने वर्तमान काम से हटकर अतीत की यादों में नहीं जाएगा। हालांकि सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर लंदन में थे, उस लंबी यात्रा पर जा रहे थे जिसकी सिफारिश उनकी टूटी हुई नसों को ठीक करने के लिए की गई थी। उन्होंने उसी दोपहर हमसे मुलाकात की थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। होम्स ने कहा, पूरी घटनाक्रम खुद को स्टेपल्टन कहने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सरल और सीधा था। हालांकि हमारे लिए जिनके पास
शुरू में उसके कार्यों के उद्देश्यों को जानने का कोई साधन नहीं था और हम केवल तथ्यों का एक हिस्सा ही जान पाए थे। ये सब बहुत जटिल लग रहा था। मुझे श्रीमती स्टेपल्टन के साथ 2 बार बातचीत करने का लाभ मिला है और मामला अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ भी है जो हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। आप मेरे मामलों की अनुक्रमित सूची में शीर्षक बी के तहत मामले पर कुछ नोट्स पाएंगे। शायद आप कृपया करके मुझे स्मृति से घटनाओं का एक रेखा चित्र दे सकें, मैंने कहा। निश्चित रूप से, हालांकि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपने दिमाग में सभी तथ्य रखता हूँ। गहन मानसिक एकाग्रता में जो बीत चुका है उसे मिटाने का एक अजीब तरीका है। बैरिस्टर जो अपने मामले को अपने हाथों में रखता है और अपने विषय पर एक विशेषज्ञ के साथ बहस करने में सक्षम है, पाता है कि अदालतों का 1 या 2 सप्ताह उसके दिमाग से एक बार फिर से सब कुछ निकाल देगा। इसलिए मेरा हर मामला पिछले मामले को विस्थापित करता है और मल्ले कैरेरे ने बास्केविले हॉल की मेरी याद को धुंधला कर दिया है। कल कोई और छोटी समस्या मेरे ध्यान में आ सकती है जो बदले में सुंदर फ्रांसीसी महिला और कुख्यात अपवुड को बेदखल कर देगी। जहां तक हाउंड के मामले की बात है, मैं आपको घटनाओं का क्रम यथासंभव बताऊंगा और आप कोई भी सुझाव देंगे अगर मैं भूल गया हुआ तो। मेरी जांच से ये बात निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो गई कि परिवार का चित्र झूठ नहीं था और ये व्यक्ति वास्तव में बास्केविले था। वह सर चार्ल्स के छोटे भाई रॉजर बास्केविले का बेटा था जो एक भयावह प्रतिष्ठा के साथ दक्षिण अमेरिका भाग गया था, जहां कहा जाता है कि वह अविवाहित मर गया। वास्तव में उसने विवाह किया और उसका एक बच्चा हुआ। ये व्यक्ति, जिसका असली नाम उसके पिता के समान ही है, उसने कोस्टा रिका की सुंदरियों में से एक बेरिल गार्सिया से विवाह किया और सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि चुराने के बाद उसने अपना नाम बदलकर वेंडेलियर रख लिया और इंग्लैंड भाग आया। यहाँ उसने यॉर्कशायर के पूर्व में एक स्कूल की स्थापना की। इस विशेष व्यवसाय को शुरू करने का कारण ये था कि उसने घर वापस जाते समय एक तपेदिक शिक्षक से परिचय प्राप्त किया था और उसने इस व्यक्ति की योग्यता का उपयोग इस उपक्रम को सफल बनाने के लिए किया था। हालांकि शिक्षक फ्रेजर की मृत्यु हो गई और जिस स्कूल की शुरुआत अच्छी हुई थी वह बदनामी से डूब गई। वेंडलर्स ने अपना नाम बदलकर स्टेपल्टन रखना सुविधाजनक समझा और वे अपनी संपत्ति, भविष्य के लिए अपनी योजनाओं और कीट विज्ञान के प्रति अपने शौक को इंग्लैंड के दक्षिण में ले आए। ब्रिटिश संग्रहालय में मुझे पता चला कि वे इस विषय के एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ थे और वेंडलर्स का नाम स्थायी रूप से एक खास कीट से जुड़ गया है जिसका वर्णन उन्होंने अपने यॉर्कशायर के दिनों में सबसे पहले किया था। अब हम उनके जीवन के उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प साबित हुआ। उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से पूछताछ की थी और पाया कि उसके और एक मूल्यवान संपत्ति के बीच केवल 2 जीवन का अंतर था। जब वह डेवनशायर गया तो मेरी राय में उसकी योजनाएं बहुत धुंधली थीं, लेकिन वह शुरू से ही शरारत करने का इरादा रखता था। ये इस बात से स्पष्ट है कि वह अपनी पत्नी को अपनी बहन के रूप में अपने साथ ले गया था। उसे एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करने का विचार उसके दिमाग में पहले से ही स्पष्ट था। हालांकि मैं निश्चित नहीं था कि उसकी साजिश का विवरण कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। उसका इरादा अंततः संपत्ति हासिल करना था और वह इसके लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करने या कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार था। उसका पहला कार्य अपने पैतृक घर के जितना संभव हो सके उतना करीब खुद को स्थापित करना था और उसका दूसरा कार्य सर चार्ल्स बास्केविले और पड़ोसियों के साथ दोस्ती बढ़ाना था। बैरोनेट ने खुद उसे परिवार के कुत्ते के बारे में बताया और इस तरह अपनी मौत का रास्ता तैयार किया। स्टेपल्टन, जैसा कि मैं उसे पुकारता रहूंगा, जानता था कि बूढ़ा आदमी दिल से कमजोर है और एक झटका उसे मार देगा। उसने डॉक्टर मॉर्टिमर से बहुत कुछ सीखा था। उसने ये भी सुना था कि सर चार्ल्स अंधविश्वासी थे और उन्होंने इस भयानक किंवदंती को बहुत गंभीरता से लिया था। उसके चतुर दिमाग ने तुरंत एक तरीका सुझाया जिससे बैरोनेट को मौत के घाट उतारा जा सकता था और फिर भी असली हत्यारे को दोषी ठहराना मुश्किल होगा। विचार को मन में लाने के बाद उसने इसे काफी कुशलता से अंजाम देना शुरू किया। एक साधारण योजनाकार एक जंगली कुत्ते के साथ काम करके संतुष्ट हो जाता। जानवर को शैतानी बनाने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग करना इसकी प्रतिभा का एक शानदार नमूना था। उसने कुत्ते को लंदन में फुलहम रोड के डीलर रॉस और मैंगल से खरीदा था। ये उनके पास सबसे मजबूत और सबसे क्रूर था। वह उसे उत्तरी डेमन लाइन से नीचे लाया और दलदली भूमि पर बहुत दूर तक चला ताकि बिना किसी को उत्तेजित किए इसे घर ले जा सके। उसने पहले ही अपने कीट शिकार के दौरान ग्रिम्पेन मायर में घुसना सीख लिया था और इसलिए उसने जानवर के लिए एक सुरक्षित
छिपने की जगह ढूंढ ली थी। यहाँ उसने उसे पिंजरे में बंद किया और अपने मौके का इंतजार करने लगा। लेकिन इसमें कुछ समय लग गया। बूढ़े सज्जन को रात में उनके घर के बाहर से नहीं लाया जा सकता था। कई बार स्टेपल्टन अपने कुत्ते के साथ इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन निरर्थक खोजों के दौरान ही उसे, या बल्कि उसके सहयोगी को, किसानों ने देखा और राक्षस कुत्ते की किंवदंती की एक नई पुष्टि मिली। उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी सर चार्ल्स को उसके विनाश के लिए फुसला सकती है, लेकिन यहाँ वह अप्रत्याशित रूप से स्वतंत्र साबित हुई। वह बूढ़े सज्जन को भावनात्मक लगाव में उलझाने की कोशिश नहीं करेगी जो उसे उसके दुश्मन के हवाले कर दे। धमकियां और यहाँ तक कि मुझे कहते हुए खेद है, मारपीट भी उसे हिला नहीं पाई। वह इससे कोई लेना देना नहीं चाहती थी और कुछ समय के लिए स्टेपल्टन गतिरोध में था। उसने अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता इस संयोग से पाया कि सर चार्ल्स, जिसने उसके साथ दोस्ती की कल्पना की थी, ने उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण महिला श्रीमती लॉरा लियोन्स के मामले में अपने दान का मंत्री बना दिया। खुद को एक अविवाहित व्यक्ति के रूप में पेश करके उसने उस पर पूरा प्रभाव जमा लिया और उसने उसे ये समझा दिया कि अगर वह अपने पति से तलाक ले लेती है तो वह उससे शादी कर लेगा। उसकी योजनाएं अचानक तब सफल हो गईं जब उसे पता चला कि सर चार्ल्स डॉक्टर मॉर्टिमर की सलाह पर हॉल छोड़ने वाले थे, जिनकी राय से वह खुद सहमत होने का दिखावा कर रहा था। उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा उसका शिकार उसकी शक्ति से परे हो सकता है। इसलिए उसने श्रीमती लियोन्स पर यह पत्र लिखने के लिए दबाव डाला और बूढ़े व्यक्ति से लंदन के लिए रवाना होने से पहले शाम को उससे मिलने का अनुरोध किया। फिर उसने एक दिखावटी तर्क देकर उसे जाने से रोक दिया और इस तरह वह मौका उसके हाथ से निकल गया जिसका कि वह इंतजार कर रहा था। शाम को कुंबे ट्रेसी से वापस आते समय वह अपने कुत्ते को लाने, उसे अपने नारकीय रंग से उपचारित करने और उस जानवर को गेट के पास लाने के लिए समय पर पहुंच गया, जहां उसे उम्मीद थी कि वह बूढ़ा सज्जन उसे प्रतीक्षा करते हुए पाएगा। अपने मालिक के उकसावे में कुत्ता विकेट गेट के ऊपर से उछला और बदकिस्मत बैरोनेट का पीछा किया, जो चिल्लाता हुआ यूएली से भाग गया। उस उदास सुरंग में उस विशाल काले प्राणी को देखना वाकई भयानक दृश्य रहा होगा, जिसके जबड़े जल रहे थे और आंखें धधक रही थीं। वह अपने शिकार के पीछे भाग रहा था। वह गली के अंत में हृदय रोग और आतंक से मर गया। शिकारी कुत्ता घास की सीमा पर ही रहा, जबकि बैरोनेट रास्ते से भाग गया ताकि आदमी के अलावा कोई निशान दिखाई न दे। उसे शांत पड़ा देखकर प्राणी शायद उसे सूंघने के लिए उसके पास गया होगा, लेकिन उसे मृत पाकर वह फिर से वापस लौट गया। तभी उसने निशान छोड़ा जिसे वास्तव में डॉक्टर मॉर्टिमर ने देखा था। शिकारी कुत्ते को वापस बुला लिया गया और उसे ग्रिम्पनमायर में उसके ठिकाने पर ले जाया गया और एक रहस्य छोड़ दिया गया जिसने अधिकारियों को हैरान कर दिया, ग्रामीण इलाकों में चिंता पैदा कर दी और अंततः मामला हमारी निगरानी के दायरे में आ गया। सर चार्ल्स बास्केविले की मौत के बारे में इतना ही। अब आप इसकी शैतानी चालाकी को समझ सकते हैं, क्योंकि वास्तव में असली हत्यारे के खिलाफ मामला बनाना लगभग असंभव होगा। उसका एकमात्र साथी वह था जो उसे कभी नहीं बता सकता था, और इस उपकरण की विचित्र अकल्पनीय प्रकृति ने उसे और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया। मामले में शामिल दोनों महिलाएं, श्रीमती स्टेपल्टन और श्रीमती लॉरा लियोन्स, को स्टेपल्टन के खिलाफ एक मजबूत संदेह था। श्रीमती स्टेपल्टन जानती थी कि वह बूढ़े आदमी को फंसाने की योजना बना रहा था, और साथ ही शिकारी कुत्ते के अस्तित्व के बारे में भी। श्रीमती लियोन्स को इनमें से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक अनिर्धारित नियुक्ति के समय हुई मृत्यु से वे प्रभावित थीं, जिसके बारे में केवल उन्हें ही पता था। हालांकि वे दोनों उसके प्रभाव में थीं और उसे उनसे डरने की कोई बात नहीं थी। उसके कार्य का पहला आधा हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, लेकिन अधिक कठिनाई अभी भी बाकी थी। ये संभव है कि स्टेपल्टन को कनाडा में किसी उत्तराधिकारी के अस्तित्व के बारे में पता न हो। किसी भी मामले में उसे बहुत जल्द अपने मित्र डॉक्टर मॉर्टिमर से ये पता चल जाता, और डॉक्टर मॉर्टिमर ने उसे हेनरी बास्केविले के आगमन के बारे में भी सभी विवरण बताए। स्टेपल्टन का पहला विचार ये था कि कनाडा से आए इस युवा अजनबी को संभवतः लंदन में बिना डेवनशायर आए ही मार दिया जाए। उसे अपनी पत्नी पर तब से भरोसा नहीं था जब से उसने बूढ़े व्यक्ति के लिए जाल बिछाने में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, और वह उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं रख सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उस पर अपना प्रभाव न खो दे। यही कारण था कि वह उसे अपने साथ लंदन ले गया। मुझे पता चला कि वे क्रेवन स्ट्रीट में मैक्सबोरो प्राइवेट होटल में ठहरे थे, जो वास्तव में उन होटलों में से एक था जहां मेरे एजेंट ने सबूतों की तलाश में बुलाया था।
यहाँ उसने अपनी पत्नी को उसके कमरे में कैद रखा, जबकि वह दाढ़ी वाला भेष बनाकर डॉक्टर मॉर्टिमर का पीछा करते हुए बेकर स्ट्रीट और उसके बाद स्टेशन और नॉर्थम्बरलैंड होटल गया। उसकी पत्नी को उसकी योजनाओं का कुछ अंदाजा था, लेकिन उसे अपने पति से इतना डर था, एक ऐसा डर जो क्रूर दुर्व्यवहार पर आधारित था, कि वह उस आदमी को चेतावनी देने के लिए लिखने की हिम्मत नहीं कर पाई, जिसे वह जानती थी कि वह खतरे में है। अगर पत्र स्टेपल्टन के हाथों में पड़ जाता तो उसकी खुद की जान सुरक्षित नहीं होती। आखिरकार, जैसा कि हम जानते हैं, उसने संदेश बनाने वाले शब्दों को काटने का उपाय अपनाया और पत्र पर छद्म हाथ से लिखा। ये बैरोनेट के पास पहुंचा और उसे उसके खतरे की पहली चेतावनी दी। स्टेपल्टन के लिए सर हेनरी के पहनावे का कोई सामान लेना बहुत जरूरी था, ताकि अगर उसे कुत्ते का इस्तेमाल करना पड़े तो उसके पास उसे ट्रैक पर लाने का कोई साधन हमेशा मौजूद रहे। अपनी खास तत्परता और हिम्मत के साथ उसने तुरंत इस काम को अंजाम दिया, और हम इस बात पर संदेह नहीं कर सकते कि होटल के बूट या चैम्बरमेड ने उसकी योजना में मदद करने के लिए अच्छी तरह से रिश्वत दी होगी। हालांकि संयोग से उसके लिए खरीदा गया पहला जूता नया था और इसलिए उसके उद्देश्य के लिए बेकार था। फिर उसने उसे वापस कर दिया और दूसरा जूता मंगवाया। ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद घटना थी, क्योंकि इसने मेरे दिमाग में निर्णायक रूप से साबित कर दिया कि हम एक असली कुत्ते के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि कोई अन्य अनुमान पुराने जूते को पाने की इस बेचैनी और नए जूते के प्रति इस उदासीनता को स्पष्ट नहीं कर सकता था। कोई घटना जितनी ज्यादा विचित्र होती है, उतनी सावधानी से उसकी जांच की जानी चाहिए, और वही बिंदु जो किसी मामले को जटिल बनाता है, जब उचित रूप से विचार किया जाता है और वैज्ञानिक रूप से संभाला जाता है, तो वह उसे स्पष्ट करने की सबसे अधिक संभावना होती है। फिर अगली सुबह हमारे दोस्त आए, जो हमेशा कैब में स्टेपल्टन के साथ रहते थे। हमारे कमरों और मेरी शक्ल सूरत के बारे में उनकी जानकारी और उनके सामान्य आचरण से मुझे लगता है कि स्टेपल्टन का अपराध का करियर सिर्फ इस एक बास्केविले मामले तक सीमित नहीं रहा है। ये संकेत देता है कि पिछले 3 साल में वेस्ट कंट्री में 4 बड़ी चोरियां हुई हैं, जिनमें से किसी में भी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। मई में फॉल्कस्टोन कोर्ट में हुई इनमें से आखिरी चोरियां पेज की निर्मम पिस्तौल के लिए उल्लेखनीय थी, जिसने नकाबपोश और अकेले चोर को चौंका दिया। मुझे संदेह नहीं है कि स्टेपल्टन ने अपने घटते संसाधनों को इस तरह से जुटाया होगा, और वह सालों से एक हताश और खतरनाक आदमी रहा है। उस सुबह जब वह हमसे इतनी सफलतापूर्वक भाग निकला, तो उसके पास संसाधनों के प्रति उसकी तत्परता का एक उदाहरण था, और साथ ही उसने कैबमैन के माध्यम से मेरा नाम वापस मेरे पास भेजने की उसकी हिम्मत का भी उदाहरण था। उस क्षण से वह समझ गया कि मैंने लंदन में केस अपने हाथ में ले लिया है, और इसलिए वहां उसके लिए कोई मौका नहीं है। मैं डार्टमूर लौट आया और बैरोनेट के आने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट, मैंने कहा। आपने इसमें कोई संदेह नहीं कि घटनाओं का क्रम सही सही बताया है, लेकिन एक बात ऐसी है जिसे आपने स्पष्ट नहीं किया है। जब उसका मालिक लंदन में था तो कुत्ते का क्या हुआ? मैंने इस मामले पर कुछ ध्यान दिया है, और यह निस्संदेह महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि स्टेपल्टन का एक विश्वास पात्र था। हालांकि यह संभव है कि उसने कभी भी अपनी सारी योजनाएं उसके साथ साझा करके खुद को उसके नियंत्रण में रखा हो। मैरीपेट हाउस में एक बूढ़ा नौकर था जिसका नाम एंथनी था। स्टेपल्टन के साथ उसका संबंध कई सालों से है, स्कूल मास्टरिंग के दिनों से। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि उसके मालिक और मालकिन वास्तव में पति पत्नी थे। यह आदमी गायब हो गया है और देश से भाग गया है। यह संकेत देता है कि एंथनी इंग्लैंड में एक आम नाम नहीं है, जबकि एंटोनियो सभी स्पेनिश या स्पेनिश अमेरिकी देशों में ऐसा है। वह आदमी खुद श्रीमती स्टेपल्टन की तरह अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन एक अजीब तरह की तुतलाहट वाला उच्चारण उसके आवाज में होता था। मैंने खुद इस बूढ़े आदमी को ग्रैम्पन मायर के उस रास्ते से पार करते देखा है जिसे स्टेपल्टन ने चिन्हित किया था। इसलिए ये बहुत संभव है कि अपने मालिक की अनुपस्थिति में वह कुत्ते की देखभाल करता था। हालांकि उसे कभी ये पता नहीं चला कि कुत्ते का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। स्टेपल्टन फिर डेवनशायर चले गए, जहां जल्द ही सर हेनरी और आप भी उनके पीछे चले गए। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उस समय मैं कैसा था। हो सकता है कि आपको याद हो कि जब मैंने उस कागज की जांच की जिस पर छपे हुए शब्द चिपके हुए थे, तो मैंने पानी के निशान की बारीकी से जांच की। ऐसा करते हुए मैंने उसे अपनी आंखों से कुछ इंच की दूरी पर रखा और मुझे सफ़ेद जैस्मिन नामक खुशबू की हल्की गंध का एहसास हुआ।
वहाँ 75 परफ्यूम हैं जिन्हें आपराधिक विशेषज्ञ के लिए एक दूसरे से अलग पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अपने अनुभव में कई बार ऐसे मामले आए हैं जब उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। खुशबू से एक महिला की मौजूदगी का पता चला और मेरे विचार स्टेपल्टन की ओर मुड़ने लगे। इस तरह मैंने कुत्ते के बारे में निश्चितता हासिल कर ली थी और पश्चिमी देश में जाने से पहले से ही मैंने अपराधी का अनुमान लगा लिया था। स्टेपल्टन पर नजर रखना मेरा खेल था। हालांकि स्पष्ट था कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत सावधान रहता। इसलिए मैंने सबको धोखा दिया, जिसमें तुम भी शामिल थे, और मैं चुपके से वहां आया जबकि मुझे लंदन में होना चाहिए था। मेरी कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी तुम सोच रहे हो। हालांकि इस तरह के तुच्छ विवरण कभी भी किसी मामले की जांच में बाधा नहीं डालते। मैं ज्यादातर समय कुंभे ट्रेसी में रहा और दलदली भूमि पर बनी झोंपड़ी का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जब घटनास्थल के पास होना जरूरी था। कॉर्टराइट मेरे साथ वहां आया था और एक देहाती लड़के के वेश में उसने मेरी बहुत मदद की। मैं भोजन और साफ लिनन के लिए उस पर निर्भर था। जब मैं स्टेपल्टन पर नजर रख रहा था तो कॉर्टराइट अक्सर तुम पर नजर रख रहा था, इसलिए मैं सभी तारों पर अपना हाथ रख पाया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी रिपोर्टें मेरे पास तेजी से पहुंची। बेकर स्ट्रीट से तुरंत कुंभे ट्रेसी तक भेजी गई। वे मेरे लिए बहुत उपयोगी थी और विशेष रूप से स्टेपल्टन की जीवनी का वह एक संयोगवश सत्यपूर्ण अंश। मैं उस आदमी और औरत की पहचान स्थापित करने में सक्षम था और आखिरकार मुझे पता चला कि मैं किस स्थिति में था। फरार अपराधी की घटना और उसके और बैरेमोर के बीच संबंधों के कारण मामला काफी जटिल हो गया था। आपने इसे भी बहुत प्रभावी तरीके से स्पष्ट किया। हालांकि मैं पहले ही अपने स्वयं के अवलोकन से उसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। जब तक तुमने मुझे दलदली भूमि पर पाया तब तक मुझे पूरे मामले की पूरी जानकारी थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मामला नहीं था जिसे ज्यूरी के पास ले जाया जा सके। उस रात सर हेनरी पर स्टेपल्टन के हमले से भी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण अपराधी की मौत हो गई, हमारे आदमी के खिलाफ हत्या साबित करने में हमारी कोई मदद नहीं हुई। उसे रंगे हाथों पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और ऐसा करने के लिए हमें सर हेनरी को, जो अकेले और जाहिर तौर पर असुरक्षित थे, चारा के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। हमने ऐसा किया और अपने मुवक्किल को एक गंभीर आघात की कीमत पर हम अपना पूरा मामला करने और स्टेपल्टन को उसके विनाश की ओर धकेलने में सफल रहे। सर हेनरी का इस तरह से उजागर होना, मुझे स्वीकार करना चाहिए, मेरे मामले के प्रबंधन के लिए एक अपमान है। लेकिन हमारे पास उस भयानक और पंगु कर देने वाले तमाशे को देखने का कोई साधन नहीं था जो जानवर ने प्रस्तुत किया था। ना ही हम उस धुंध की भविष्यवाणी कर सकते थे जिसके कारण वह कम से कम समय में हम पर टूट पड़ा। हम अपने उद्देश्य में एक ऐसी कीमत पर सफल हुए जिसके बारे में विशेषज्ञ और डॉक्टर मॉर्टिमर दोनों मुझे आश्वस्त करते हैं कि ये एक अस्थायी कीमत होगी। एक लंबी यात्रा हमारे दोस्त को न केवल उसकी टूटी हुई नसों से बल्कि उसकी घायल भावनाओं से भी उबरने में सक्षम बना सकती है। उस महिला के लिए उसका प्यार गहरा और सच्चा था और उसके लिए इस सारे काले धंधे का सबसे दुखद हिस्सा ये था कि उसे उस महिला ने धोखा दिया। अब केवल ये बताना बाकी है कि उसने पूरे समय में क्या भूमिका निभाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि स्टेपल्टन ने उस पर प्रभाव डाला था, जो शायद प्यार या डर या संभवतः दोनों का था, क्योंकि वे किसी भी तरह से असंगत भावनाएं नहीं हैं। ये कम से कम बिल्कुल प्रभावी था। उसके आदेश पर वह उसकी बहन के रूप में जाने के लिए सहमत हो गई। हालांकि उसे अपनी शक्ति की सीमाएं तब पता चली जब उसने उसे हत्या में प्रत्यक्ष सहयोगी बनाने का प्रयास किया। वह अपने पति को फंसाए बिना सर हेनरी को यथासंभव चेतावनी देने के लिए तैयार थी और उसने बार बार ऐसा करने की कोशिश की। स्टेपल्टन खुद ईर्ष्या करने में सक्षम लगता है और जब उसने बैरोनेट को महिला से प्रणय निवेदन करते देखा, भले ही ये उसकी अपनी योजना का हिस्सा था, फिर भी वह एक भावुक विस्फोट के साथ हस्तक्षेप करने से नहीं रोक सका, जिसने उसकी उग्र आत्मा को प्रकट किया, जिसे उसके आत्म संयमित तरीके ने इतनी चतुराई से छिपाया था। अंतरंगता को प्रोत्साहित करके उसने ये सुनिश्चित किया कि सर हेनरी अक्सर मैरिपिट हाउस आएंगे और उन्हें जल्द ही या बाद में वह अवसर मिलेगा जो वे चाहते थे। लेकिन संकट के दिन उसकी पत्नी अचानक उसके खिलाफ हो गई। उसे अपराधी की मौत के बारे में कुछ पता चल गया था और वह जानती थी कि सर हेनरी जिस शाम को डिनर पर आ रहे थे, उस शाम कुत्ते को घर के बाहर रखा गया था। उसने अपने पति पर उसके द्वारा किए गए अपराध का आरोप लगाया और भयंकर दृश्य हुआ, जिसमें उसने पहली बार उसे दिखाया कि उसके प्यार में उसका कोई प्रतिद्वंदी है। उसकी वफादारी एक पल में कटु घृणा में बदल गई और उसने देखा कि वह उसे धोखा देगी।
इसलिए उसने उसे बांध दिया ताकि वह सर हेनरी को चेतावनी देने का कोई मौका ना पा सके, और उसे उम्मीद थी कि जब वह पूरा देश बैरोनेट की मौत को उसके परिवार के अभिशाप के रूप में मान लेगा, जैसा कि वह निश्चित रूप से करेंगे, तो वह अपनी पत्नी को एक कथित सत्य को स्वीकार करने और जो कुछ वह जानती थी उस पर चुप रहने के लिए राजी कर सकेगा। इस मामले में मुझे लगता है कि किसी भी मामले में उसने गलत अनुमान लगाया था, और अगर हम वहां नहीं होते तो उसका विनाश निश्चित हो जाता। स्पेनिश खून की एक महिला इस तरह के नुकसान को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। और अब मेरे प्यारे वॉटसन, अपने नोट्स का हवाला दिए बिना मैं आपको इस अजीबोगरीब मामले का अधिक विस्तृत विवरण नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि कोई जरूरी बात बिना समझाए रह गई है। मैं सर हेनरी को मौत के घाट उतारने की आशा नहीं कर सकता था, जैसा कि उसने अपने बोगी हाउंड के साथ बूढ़े चाचा को डरा दिया था। यह जानवर बहुत ही क्रूर और भूखा था। अगर इसका रूप अपने शिकार को डराकर मार नहीं डालता था, तो कम से कम ये उस प्रतिरोध को तो कम कर देता था जो कि पेश किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब केवल एक ही कठिनाई है। यदि स्टेपल्टन उत्तराधिकार में आया तो वह इस तथ्य को कैसे स्पष्ट कर सकता था कि वह वारिस संपत्ति के इतने करीब किसी अन्य नाम से अघोषित रूप से रह रहा था। वह संदेह और पूछताछ के बिना उस पर दावा कैसे कर सकता था? ये एक विकट समस्या है और मुझे डर है कि जब आप मुझसे इसे हल करने की उम्मीद करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अतीत और वर्तमान मेरी जांच के दायरे में है, लेकिन भविष्य में एक आदमी क्या कर सकता है, इसका उत्तर देना बड़ा कठिन प्रश्न है। श्रीमती स्टेपल्टन ने अपने पति को कई मौकों पर इस समस्या पर चर्चा करते हुए सुना है। इसके 3 संभावित तरीके थे। वह दक्षिण अमेरिका से संपत्ति का दावा कर सकता था, वहां ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपनी पहचान स्थापित कर सकता था और इस तरह इंग्लैंड आए बिना ही संपत्ति प्राप्त कर सकता था, या वह लंदन में रहने के दौरान एक विस्तृत भेष धारण कर सकता था, या फिर वह किसी साथी को सबूत और कागजात दे सकता था, उसे वारिस बना सकता था और अपनी आय के कुछ हिस्से पर दावा कर सकता था। हम उसके बारे में जो जानते हैं उसके आधार पर हम संदेह नहीं हो सकता कि उसने इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लिया होगा। और अब मेरे प्यारे वॉटसन, हमने कुछ हफ्तों तक कड़ी मेहनत की है और मुझे लगता है कि एक शाम के लिए हम अपने विचारों को और अधिक सुखद चैनलों में बदल सकते हैं। मेरे पास लेस ह्यूगोनाइट्स का एक बक्सा है। क्या तुमने डी रेस्केस का नाम सुना है? क्या मैं तुम्हें आधे घंटे में तैयार होने के लिए परेशान कर सकता हूँ और हम रास्ते में मार्सिनी के यहाँ थोड़ा खाना खाने के लिए रुक सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है ये बहुत ही रोमांचक और रहस्य से भरी हुई द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की कहानी। हो सकता है कि इस अनुवाद में आपको कुछ कमियां सुनाई दें, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ऐसा नॉवल है जिसका अनुवाद मुझे आसानी से नहीं मिला और बहुत हद तक इसे खुद करने का मेरा प्रयास रहा है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये शायद हिंदी में YouTube पर एक इकलौता पूरा अनुवादित नॉवल है, ना कि समरी, ना कि संक्षिप्त विवरण इस बहुत ही महान नॉवल का, तो शायद आप इस गलती को माफ़ कर दें। अब मेरा समय है आपसे विदा लेने का। मैं मिलूंगी जल्द ही आपसे एक और नई कहानी लेकर। तब तक अपनी दोस्त रोशनी से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।